वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे MQM की। एक बहुत अहम दिन इस जमात के लिए। आज इस जमात के जो 3 मुख्तलिफ धड़े हो गए थे, हम कह सकते हैं वो आज इकट्ठे हुए हैं। चेयरमैन पाक सरजमीन मुस्तफ़ा कमाल साहब, सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार साहब ये बहादुराबाद आए, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इन्होंने MQM पाकिस्तान, जिसको खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब लीड करते हैं, उसमें जम होने का ऐलान किया। दोनों ने ये भी कहा कि अब वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही में काम करेंगे। ये गुज़िश्ता काफ़ी रोज़ से ये जो ख़बर थी, या हम इत्ला कह सकते हैं, ये सुन रहे थे, बहुत गुफ्तगू भी हो रही थी और पब्लिकली मीटिंग्स भी हो रही थी MQM की इन सब लीडर्स से, और कहा जा रहा था कि इन सबको इकट्ठा किया जाएगा ताकि एक जो ऑर्गेनाइज्ड और यूनिफाइड MQM है वो 15 जनवरी को जो इंतखाबात होने हैं बल्दियाती कराची और हैदराबाद में, उसमें हिस्सा लें। अपने खिताब भी किया सब लीडर्स ने। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई, जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बात की, तो उन्होंने कहा कि PSP जो है उसकी तरफ से हिजरत कर रहे हैं वो सब लोग MQM की तरफ, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी मुखातिब करके कहा कि वो कराची के जो नौजवान हैं उनको माफ़ कर दें। फारूक सत्तार साहब ने कहा कि MQM की ये जो तकसीम थी, फैक्शन थे, ये एक जहर की तरह थे इस जमात के लिए, और अब ज़रूरत है एक रीब्रांडेड और रिफॉर्म्ड MQM की। MQM के धड़े जो है इनका एक होना कितना अहम है, इससे क्या सचमुच जैसे कहा जा रहा है कि अब MQM एक ज़्यादा इफेक्टिव इलेक्टोरल फोर्स हमें नज़र आएगी इंतखाबात में, क्योंकि 2018 के इंतखाबात में और उसके बाद जितने बाई इलेक्शंस वगैरह हुए वो बिल्कुल एक कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे नहीं सकी। इस पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मारिया साहिबा, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, और हमारे साथ मौजूद है अरशद वोरा साहब, PSP से इनका ताल्लुक था, अब हम कह सकते हैं कि MQM का हिस्सा है। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी अरशद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर कितना आपको लग रहा है कि ये तनकीद भी हो रही है थोड़ी सी कि बड़ी जल्दी में सब कुछ किया गया ताकि बल्दियाती इंतखाबात जो है उसमें आप लोग सब इकट्ठे हो के एक MQM के तौर पे लड़ सके और कोई परफॉर्मेंस बेहतर हो? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मौका दिया बात करने का। देखें, ये कराची की और सिंध के शहरी इलाकों की अमूमन आवाम की जो है वो उनकी डिमांड थी कि ये एक हो जाए और वोट बैंक डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट ये था कि फिर जो लोग कराची के साथ ज्यादतियां कर रहे थे उन्हें एक स्ट्रेंथ मिल रही थी। अब उस स्ट्रेंथ को डाइल्यूट ऑफ करने का यही एक वाहिद जरिया रह गया था कि तमाम लोग एक हो जाएं, जो कि अपने जाती मफादात को पीछे छोड़कर और सिर्फ शहर के लिए, सिंध के शहरी इलाकों के लिए, सिंध के देही इलाकों के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए ये सब एक हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब ये सब एक होंगे, स्ट्रेंथ होगी, तो जो लोगों के हुकूक छीने गए हैं या छीने जा रहे हैं या छीनने की प्लानिंग हो रही है या शहर पर कब्जा करने की प्लानिंग हो रही है, डिलिमिटेशन जाली तरीके से करके, शहर को जियोग्राफिकली जाली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके, डिवाइड करके, तो उन चीजों को रोकने के लिए इंतजाम किया गया। और कौन कर रहा है सब कुछ, माफ करिएगा, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो सर उसके साथ तो आप इत्तेहाद में बैठे में? देखिए, उनके साथ एक वर्किंग अंडरस्टैंडिंग है जो कि अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने क्लियर किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक वर्किंग अंडरस्टैंडिंग है उस वर्किंग, क्योंकि ये PTM का हिस्सा तो नहीं है MQM, और MQM ने इनके साथ एक वर्किंग पार्टनरशिप है, वर्किंग रिलेशनशिप रखी हुई है, जिसके तहत एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट को ये पूरा नहीं कर रहे, जिसमें कि डिलिमिटेशन एक बहुत बड़ा इशू है, मर्दमशुमारी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप शहर के लोगों को काउंट ही नहीं करेंगे तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वेरी क्लियरली सेज 1 पर्सन 1 वोट। यहाँ पर जो है 20,000 पे एक यूनियन काउंसिल है, एक यूनियन काउंसिल 80,000 से। बिल्कुल सही सर। सर ये हमारे साथ मारिया मेमन साहिबा भी हैं। मारिया मेमन साहिबा, आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो यू मोस्ट वेलकम। आप इस जो आज की बहुत एक अहम डेवलपमेंट है उस पर कमेंट करना चाहें तो भी एज यू विश, प्लीज गो अहेड।
एक मैं सवाल बोरा साहब से पूछना चाहूंगी, बड़े ऑन द रिकॉर्ड ही कह चुके हैं कि भाई ये जो जमातें, इनके जो बैरून मुल्क ताल्लुकात की बात रॉ एजेंट तक कह दिया, फिर बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से इन्फ्लुएंस आ रहा है, बड़ी हमने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी। तो वो जो स्टेटमेंट्स है, क्या उस पे अभी भी ये लोग कायम है, या अब कुछ नई इंफॉर्मेशन इनके सामने आई है जिनसे इनको मालूम होता है कि शायद उस वक्त इनकी पोजीशन ठीक नहीं थी और इस वजह से दोबारा इंजमाम हो रहा है? वो जो स्टेटमेंट्स है उस पे कहाँ खड़े हैं ये पीएसपी जो के लोग जो उस वक्त कहा करते थे जी ये फॉरेन फंडेड है? बिल्कुल। देखें मारिया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को भी ब्रीफ किया मुस्तफा कमाल ने कि मुस्तफा कमाल ने 2016 में आकर मार्च में रॉ के एजेंटों को बेनकाब किया था। आज भी अपनी स्पीच में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि आज भी रॉ के एजेंटों को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, और जो लोग आज भी जिनकी हमदर्दियां बाहर वालों के साथ हैं, उन्हें आज उनको समझाया है कि देखें, आप लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, आप लोग जो है इंस्ट्रूमेंट बने हैं गलत कामों के लिए। अगर आप अपने आप को सही करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। सही। तो अर्शद साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वर्किंग अंडरस्टैंडिंग है मगर वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि आपके इख्तलाफात सिर्फ पीपीपी से सिंध हुकूमत तक हैं, पीडीएम की जो हुकूमत इस्लामाबाद में उसका आप हिस्सा रहेंगे? नहीं, पीडीएम का अभी एमपीएम ने ब्रीफिंग दी है कि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। पीडीएम का हिस्सा क्यों नहीं है, अभी क्लियरिफिकेशन नहीं सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही कहती है ना अपने बारे में। नहीं तो आप वफाक से अलायंस, हिस्सा नहीं रहे, वफाक में जो हुकूमत का आप हिस्सा हैं उससे अलग होने का कोई खतरा नहीं है। ये लायामल आइंदा डिसाइड होगा, ये फौरी आज डिसाइड नहीं होगा। ये डिपेंड करता है सारा 15 तारीख का जो इलेक्शन है। अगर तो ये 15 तारीख के इलेक्शन को नहीं रोकते तो फिर जो है ये सोचने पर मजबूर होंगे कि हमने क्या लायामल, हमने कोई सख्त लायामल लेना है या क्या प्लानिंग है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो आज की दूसरी बहुत अहम डेवलपमेंट रही है, और वो पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पंजाब के सियासी बहरान की। पिछले दिनों में ऑब्वियसली हम सबके लिए वो काफ़ी एक अहम इशू था, बार बार उस पर बहस हो रही थी, पर जिसको कहते हैं ना एक अचानक रात को उसका इख्तिताम हुआ। आई थिंक इट टुक मोस्ट ऑफ अस बाय सरप्राइज। गुज़िश्ता रात चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, उन्होंने एतमाद का वोट हासिल किया पंजाब असम्बली से। रात गए उनको 186 अराकीन की तरफ से वोट दिया गया। ये एतमाद का वोट जो है ये जब परवेज़ इलाही साहब को मिला तो उस वक्त टिल द वेरी लास्ट हम कह सकते हैं जो अपोजिशन की जमातें थी पंजाब में, माफ़ करिएगा, नवाज लीग है, वफाकी इत्तेहादी हुकूमत, इत्तेहादी जो हुकूमत भी लीड कर रही है, और जमातें बार बार वो ये दावा कर रही थी कि पीटीआई के पास और पीएमएलक्यू के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं और जो अराकीन हैं वो वोट नहीं जो है वो डालेंगे। मगर ये एक लगता है कि हम सब के लिए भी सरप्राइज़ था, तो वहाँ नवाज लीग के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, और वो नंबर्स रात को पूरे हुए। उसके बाद आज जो कोर्ट केस था उसके दौरान ही गवर्नर पंजाब ने जो नोटिफाई किया हुआ था परवेज़ इलाही साहब को, वो वापस ले लिया नोटिफिकेशन, और लाहौर हाई कोर्ट ने केस भी ख़त्म कर दिया। अब ऑब्वियसली पंजाब असेंबली की तहलील का मामला है। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर ऑन अब्बास पप्पी साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब, वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए तिजारत हैं, और मारिया मेमन साहिबा तुम्हारे साथ है ही सही। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। मारिया साहबा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप जरा मुझे गाइड करें कि मैं इन दोनों में से किससे पहले पूछूं कि ये रात को हुआ क्या। I really don't know who to address this question to first. I think अरफा, जो दो अहम बातें सामने कल खुल के आई हैं, ये जो सारा कल इस पंजाब असेंबली में हुआ है, तो सबसे बड़ी बात है कि जी बोल्ड एंड रिस्की फैसले आपको करने होते हैं इस तरह की हंगामी सूरत हाल के अंदर। 2016 के अंदर जब नवाज शरीफ साहब बिल्कुल पनामा का पूरा बहरान
सर उठाए खड़ा था। तो उनकी अपनी कोर टीम के लोगों ने मुझे बताया कि हमने उस वक्त मियां साहब को यही मशवरा दिया था कि इलेक्शन कॉल कर दें और दोबारा अवाम में चले जाएं, दोबारा मैंडेट लेके आ जाएं। इस वक्त जो है आप एक अग्रेसिव सियासत करें, लेकिन हम सबको मालूम है कि पीएमएलएन ने ये चॉइस नहीं की उस वक्त। इमरान खान साहब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अग्रेसिव मोड में शुरू से नजर आ रहे हैं। कुछ थोड़ा सा वो बैक फुट पे गए, कुछ क्योंकि जब उनको लगा कि शायद कहीं ना कहीं मफाहमत की जरूरत है, लेकिन जब उससे बात भी नहीं बनी तो वो मजीद आगे फ्रंट फुट पे आ गए। और आज अभी जो अगर खबरों की माने तो थोड़ी देर बाद मोस्ट प्रोबेबली असेंबली की तहलील करने के हवाले से फैसला भी हो जाएगा। तो ये एक बात है कि जी फॉर्च्यून फेवर्स ब्रेव, अगर सियासत के हवाले से बात करें, आपको बोल्ड रिस्की डिसीजंस करने पड़ते होते हैं। दूसरी बात अरफा, कभी भी ये जो आउटसोर्स्ड आपके जो जराए होते हैं ना, उनके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड नहीं करना चाहिए। दूसरा बड़ा लेसन जो खुलकर सामने ये आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी माजी में ये इल्जाम लगता था कि अपनी सियासत उन्होंने सारी आउटसोर्स कर दी थी, पॉलिटिकल मैनेजमेंट आउटसोर्स कर दी थी, जिसका उनको बाद में खमियाजा भुगतना पड़ा। अब कुछ इस तरह के इल्जामात पीडीएम पे लग रहे हैं, और जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस से बयान दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जिनको उन्होंने आउटसोर्स किया है उन्होंने उनको काफी यकीन दहानियां कराई हैं। तो ये जो दो कल खुलकर सामने बड़े अहम मेरे सामने नकात आए वो ये हैं। बहरहाल ये पूछ ले, मेरा ख्याल है पहले पीएमएलएन से पूछ लीजिए कि आर दे सरप्राइज, या अब सरप्राइज होने पे भी सरप्राइज सरप्राइज होना चाहिए, क्योंकि नथिंग सरप्राइजेस अस एट ऑल नाउ एनी मोर। जी सेनेटर साहब, फिर पहले आपसे पूछ लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अभी हम डिसेक्ट भी करेंगे कि पीछे क्या हुआ, बट ये बताएं कि अब आप आज असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं, ये जो हम इतलात सुन रहे हैं इनको आप कंफर्म करेंगे, डिनाई करेंगे? बिल्कुल इनको डिनाई नहीं करूँगी जी, एक्सेप्ट करेंगे। आज अभी इसी वक्त हमारी मीटिंग हुई है खान साहब से, मैं भी अभी ज़मान पार्क से निकल के आया हूँ, और सीनियर लीडरशिप और खान साहब सब ने फैसला किया है कि आज रात को ही इंशाल्लाह पंजाब असेंबली को डिसोल्यूशन के हवाले से जो एडवाइस है सीएम साहब परवेज़ इलाही, वो आज रात को ही गवर्नर को भेज देंगे। और इंशाल्लाह अगर कोई गवर्नर साहब की नीयत में और कोई फतूर ना हुआ, कोई और मैलाफाइड इंटेंशंस ना हुई, तो पंजाब असेंबली सुबह तक टूट जाएगी। बट एक चीज़ मैं थोड़ी ऐड कर दूँ, जैसे हमारी मेमन साहबा कह रही थी, लक ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव वंस। आई मीन परसों रात तक जो लोग हमारी इस पूरी प्लान को बड़े स्केप्टिकल तरीके से देख रहे थे, परसों रात को जब ये डिसाइड हुआ था कि हम कल रात को ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, तो शायद किसी को भी इतना अंदाज़ा नहीं था जितना इमरान खान साहब को था। और ये कन्विक्शन सिर्फ उन्हीं की थी, आई मस्ट एक्सेप्ट इट, कि सिर्फ उन्होंने कहा था कि आई थिंक विल हैव द नंबर्स, यू शुड फो फॉर इट। और कल जिस तरीके से माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, इसका मतलब है कि आप में से कुछ आपके कॉलीग्स ऐसे थे जो जरा घबराए हुए थे, या जिनका ख्याल था कि ये जो घबराना है ये एक आम सी नौयत है। जिस किस्म के हालात पैदा कर दिए गए थे पिछले एक हफ्ते से, जिस तरह की टेलीफोन कॉल्स आ रही थी, जिस तरीके से इंटिमेट किया जा रहा था तमाम मेंबरान पंजाब असेंबली को, तो एक था कि शायद कोई आगे पीछे हो जाए। धुंध भी बहुत है, धुंध में बहुत सारे हालात पैदा हो जाते हैं, सर्दी का एलिमेंट अपनी जगह पे, ट्रैवलिंग प्लान्स, किसी की बीमारी है, कोई उम्रे पे जा रहा है, कुड बी एनीथिंग। मतलब देखे ना मार्जिन कितना था कि टोटल नंबर है 187 या 188 और आपको 186 पूरे करने हैं। सो एक या दो नंबर का एरर इज टू क्लोज टू कॉल अ शॉट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब खान की कन्विक्शन परसों रात को हमने देखी, कल वी वर ऑल देयर, सुबह पंजाब असेंबली पहुंचे, एंड आई मस्ट टेल कि ये सरप्राइज मतलब पाकिस्तान में हर उस क्वार्टर के लिए था जिसको शायद अंदाजा नहीं था कि ये इमरान खान के अगेंस्ट, आई मीन देयर फाइटिंग वन मैन आर्मी। अब जब खान की कन्विक्शन आई तो आहिस्ता आहिस्ता 6, 7, 9, 10 और रात को 12 बजे व्हेन द नंबर गॉट कंप्लीट, आई थिंक सरप्राइज नून लीग के लिए इतना नहीं था, आई एम श्योर बहुत बड़े क्वार्टर्स के लिए सरप्राइज था कि इमरान खान, आई मीन दिस इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन यू आर फेसिंग। बिल्कुल सही जी। राणा साहब, सर जैसे सेनेटर साहब ने कहा कि अब आप लोगों का कोई प्लान है इस वक्त कि अगर ये असेंबली को तहलील करें तो आप रोकने की कोशिश करेंगे? कोई गवर्नर साहब की बात हुई हो प्राइम मिनिस्टर से या नवाज शरीफ साहब से, हैव यू मेड एनी प्लान्स, या यू आर स्टिल, आप माफ करिएगा बट इट्स नॉट अ बैड एक्सप्रेशन अगर मैं अंग्रेजी के इस्तेमाल कर लूं, कि यू आर स्टिल लाइक द डेयर कॉट इन द हेडलाइट्स? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, और जो हमें तासुर दिया गया पंजाब की टीम से वो यही था कि ये नहीं ले सकेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और चलें इस चीज़ को छोड़ दें कि इन्होंने रात को 1 बजे लिया
इन्होंने जो है वो सर्कुलर नहीं जारी किया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, फिर पोलिंग एजेंट हमारा नहीं दिया, और जो राना सनाउल्लाह और अता तारड़ ने कहा कि इनकी नंबर गेम मुकम्मल नहीं थी, क्योंकि आज जब गवर्नर साहब ने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया तो मैं समझता हूं कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है इसका मामला ख़त्म हो गया और हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। देखें, हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से क्लियर था कि हम चाहते थे कि अगस्त तक असेंबलीज जो हैं चलें और उसमें सूबाई असेंबलीज भी हों। तो ये जो एक बात थी कि इलेक्शन में ये जब डिसॉल्व कर देंगे तो हमें इलेक्शन में पंजाब और केपीके में जाना होगा, तो काफ़ी सेक्शन हमारा पार्टी में उसका ये ख्याल था कि हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और पंजाब और केपीके में इलेक्शन आप के लिए जाएं। लेकिन एक जो प्रिवेल किया वो ये था कि नहीं, हम लोग इस चीज़ को जो है ये हमारे पास नंबर गेम हो जाएगी, लोग डिसॉल्व नहीं करना चाहते, और उसके अंदर हम जरूर ओवर कॉन्फिडेंट थे। तो अब अगर ये असेंबली बॉल अब इनके कोर्ट में है, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, इफ यू मे अलाउ मी सर। आपने जैसे कहा वेरी जेनरस ऑफ यू, आपने कहा कि यू नो हम ओवर कॉन्फिडेंट थे, बट सर जैसे मारिया साहिबा ने भी जिक्र किया आउटसोर्सिंग का, बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं, कहता तारड़ साहब रात को देर तक नाम ले लेके कहते रहे कि फलाना नहीं आएगा, फलाना नहीं आएगा, हमने उसकी जियो फेंसिंग करा ली है, वो नहीं पहुंचेगा। सर क्या ये इन्फॉर्मेशन कोई उनको फीड कर रहा था, कोई यू नो के उनके नंबर पूरे हो गए, आप लोग ऐसे लोग गिनते रह गए, कहाँ से आ रही थी ये इन्फॉर्मेशन, क्यों इतना कॉन्फिडेंस था? इज इट ट्रू कि आउटसोर्स कर दी? देखें, हमें ये शक था कि ये धौंस धांधली से अपनी नंबर गेम पूरी करेंगे, और वो शक उन्होंने उसको रिन्यू किया ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद। राना सनाउल्लाह साहब ने भी किया, अता तारड़ ने भी किया, और मैंने वो आपको कहा कि रात को 1 बजे और जो जियो फेंसिंग की बात थी वो यही थी कि हम अगर आप धौंस धांधली से करेंगे अपनी नंबर गेम पूरी, तो फिर हम इन मेथड्स के जरिए आपको हम विद एविडेंस प्रूव करेंगे कि आपकी नंबर गेम पूरी नहीं है। और इसी चीज का इजहार उन्होंने रात को किया जब ये बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब गवर्नर साहब ने ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया तो फिर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला मामला जो है, लेकिन ये बात करना जो ये कि रेड लाइन मैं नहीं बनने दूंगा, ये तो चीज एक डिसप्रूव होगी ना कि अगर एजेंसीज इसके अंदर इन्वॉल्व थी तो ये कभी भी नंबर गेम पूरी ना कर पाते। तो ये तो एक झूठ था, प्रोपेगेंडा था जो साबित हो गया। देखिए, मूविंग फॉरवर्ड अब देखना ये कि ये डिसॉल्व करते हैं एजेंसीज, अगर चाहे तो फिर कोई भी सियासतदान अपने नंबर्स पूरे नहीं कर सकता, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो तासुर दिया जा रहा था हमने तो उसको पहले भी डिनाई किया, और आज अगर ये लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में पूरे कर गए हैं तो इससे तो शो होता है कि कोई ऐसी बातचीत नहीं थी, क्योंकि कोई ये भी एविडेंस उस मामले में बारहा नहीं लेके आए अवाम के सामने कि कोई ऐसा मामला चल रहे थे, और हम तो पहले ही डिनाई कर रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं थी। और जो जियो फेंसिंग की बात को आप इससे जोड़ रहे हैं तो वो नहीं जुड़ती। वो तो देखें, इंटीरियर मिनिस्टर और आईबी जो है वो इस तरह की उनके पास हैं आला कि वो लोगों को फिगर आउट कर सके कि कौन कहां बैठे, और वो मैंने आपको बता दिया कि वो जो बात की गई थी इस मकसद से की गई थी कि अगर इन्होंने धौंस धांधली की तो हम आपको प्रूव करेंगे कि ये लोग नहीं मौजूद और उन्होंने इनकी काउंटिंग कर ली है। तो ये हो गया। देखें, अब बॉल इनके कोर्ट में है, कोई तरीका नहीं है इसके बाद कि आप इनको रोकें असेंबली डिसॉल्व करने से, और अगर यही रास्ता है तो ठीक है, हम केपीके और पंजाब में इलेक्शन में जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक। ऑन साहब वेरी क्विकली सर मुझे ब्रेक लेना ही बताएं कि ये खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली अब आप कब डिसॉल्व करेंगे अगर आज रात को पंजाब की हो गई? वेरी क्विकली सर। जस्ट टू लेट यू नो कि एक ये सरप्राइज इज जस्ट द बिगिनिंग। लास्ट नाइट जो रात को हुआ था वो सिर्फ आगाज था। एक सरप्राइज ये है कि रात को पंजाब असेंबली है, दूसरा द मोमेंट दिस इज डन कल या परसों, मैक्सिमम परसों तक केपी असेंबली, और उसके बाद 2 सरप्राइजेज और भी इन दोस्तों के लिए मौजूद हैं। सो देयर इज जस्ट वीक ऑफ सरप्राइजेज आई सपोज जी। तो केपी इंशाल्लाह परसों तक टूट जाएगी जी। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें हमारी मेमन साहिबा से, राना एहसान अफजल साहब से और सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब से, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं ऑब्वियसली जो पंजाब के अंदर कल रात को एक थ्रिलर मूवी चली फॉर लैक ऑफ अ बेटर एग्जाम्पल। जी मारिया साहिबा, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी,
अब सेनेटर साहब तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि असेंबली हम ना सिर्फ पंजाब की डिसॉल्व करेंगे, केपी के भी करेंगे। तो अब हम सहाफ़ी जो है हम तैयारी पकड़ें कि हम एक अनोखे इलेक्शन के ऊपर कवरेज के लिए तैयार हो जाएं कि 2 प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस होंगे और नेशनल के नहीं होंगे और 2 प्रोविंशियल हुकूमतें चलती रहेंगी। मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये असेंबलियां टूट जाती हैं तो फिर हम एक मुकम्मल इलेक्शन साइकिल की तरफ ही जाएंगे। वैसे तो पिछले 1 साल में जो कुछ हो रहा है उसमें से कुछ ऐसा नहीं सिर्फ कि कन्वेंशनल हो रहा है या कब कोई ऐसी चीज हो जो बिल्कुल रूटीन की है। पिछले 1 साल से जो कुछ हो रहा है वो बड़ा एक जिसे कहते हैं स्क्रिप्ट से हटके इस मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो बर्पा है, मैं तो कहूंगी बल्कि बर्पा की गई है। तो अगर जो सेंस बनती है वो ये कि अगर पंजाब असेंबली नहीं रहती खास तौर पे तो फिर तो पूरे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस कि आप पंजाब के अंदर 5 साल का मैंडेट लेके, जो कि बजाहिर इमरान खान साहब कहते हैं कि भाई वो तगड़ी अक्सरियत से वापस आ जाएंगे, केपी तो मोस्ट प्रॉब्ली वो दोबारा उसमें आसानी से इलेक्ट होके आ जाएं, तो फिर विफाक के इलेक्शन के ऊपर जो है उसके लिए उसको डिले करना कुछ सेंस नहीं बनता। क्योंकि अगर पंजाब एक मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी जमात के हाथ में आ जाएगा तो उसके बाद फिर वो वफाकी हुकूमत की अगले आने वाले इलेक्शन पे बड़ा डायरेक्टली असरअंदाज होगा ना। तो इलेक्शन में जाएंगे तो सभी लोग जाएंगे। बाकी समझ किसको क्या आ रही है, मेरा ख्याल है ना हमारे नून लीग के लोगों को कुछ समझ में आ रही है। हम लोगों को कल रात तक जो ख्याल था कि शायद ये असेंबली बहाल ही इसलिए हुई है, परवेज इलाही साहब वजीर आला बने ही इसीलिए हैं कि कहीं ना कहीं ये बात तय हुई है कि शायद असेंबली को तहलील नहीं किया जाएगा, वो अंदाजे भी गलत साबित हो गए। सो अभी तो काफी अंदाजे तमाम लोगों के गलत साबित होते हैं। पहले हम कहते थे कि पाकिस्तान की सियासत में 6 महीने की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, मेरा ख्याल है अब तो हम 24 घंटे की भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि अगले 24 घंटे में क्या होगा। बहरहाल हम वेट कर रहे हैं इमरान खान साहब की आज के ऐलान के बाद, तो जब तक वो होगा नहीं इवन तब तक मुझे यकीन नहीं आएगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच के क्या ऐलान करते हैं वो। बिल्कुल। राणा साहब, आई एम कमिंग टू यू आफ्टर दिस। सर ये बताएं कि ये जो मारिया साहिबा बात कर रही हैं वो तो ऑब्वियसली अपना तज्जिया पेश कर रही हैं, बट आपकी जमात में कहीं ना कहीं तो सर ये गुफ्तगू हुई होगी कि अगर पंजाब असेंबली के इलेक्शंस कॉल होते हैं तो आप क्या वफाक की हुकूमत लेकर रखेंगे, पंजाब के इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे, या पंजाब द सेंटर विल फॉलो सूट? देखिए इसमें तो बड़ी क्लैरिटी है। हम लोग वफाक की असेंबली तो नहीं डिसॉल्व होने लगी, ना बलूचिस्तान डिसॉल्व होगा, ना सिंध डिसॉल्व होगा। तो ये अगर इलेक्शंस हुए तो ये केपीके और पंजाब में होंगे। तो ये जनरल इलेक्शंस की तरफ तो हम कतई नहीं जा रहे, और ऐसी कोई सोच मैंने तो नहीं देखी अपनी पार्टी में, और जहां तक मेरी बातचीत होती रही है मैंने कोई ऐसी चीज सुनी भी नहीं। तो यहाँ तो टोटल क्लैरिटी है कि अगर इन्होंने असेंबलियां तोड़ी, जो कि ये कह रहे हैं बप्पी साहब के ये तोड़ने जा रहे हैं, तो फिर उस सूरत हाल में पंजाब और केपीके में इलेक्शन होगा, और हम तैयार हैं इस मौक़िफ़ के लिए। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि एक बड़ा सेक्शन हमारी पार्टी में पहले ही समझता था कि हमें इस चीज़ को रिजिस्ट नहीं करना चाहिए और हमें वेलकम करने चाहिए हैं इलेक्शंस पंजाब और केपीके में। और हम अपना जो देखें हमारा ये मौक़िफ़ है। कौन कर रहा है राणा साहब, रेजिस्ट कौन कर रहा है आपकी जमात में? नहीं देखें, एक सेक्शन का ख्याल था कि हम ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेंगे। ये लोग, इनके पास जिस तरह वो बयानात दे रहे थे कि ये 90% लोग इस चीज़ के हक में नहीं है कि असेंबलीज डिसॉल्व हों, तो एक सेक्शन जो हमारी पार्टी में थी उसका ख्याल था कि ये असेंबलीज डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में नाकाम हो जाएंगे, और हमारे पास एक अच्छी ऑप्शन है कि हम पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें। तो वो जो सेक्शन था, जो वो लोग थे, उन्होंने इस पूरे जो प्लान को वो आगे लेके चले और इसमें वो फेल हो गए। और अब जाहिर सी बात है, अब तो ऑप्शन यही है, कोई अगर ये असेंबलीज डिसॉल्व कर लेते हैं तो कोई ऐसा आईनी तरीका नहीं है जिससे आप इनको रोक सकें। आप डिले जरूर कर सकते हैं कि आप कोर्ट में इस इलेक्शन को चैलेंज कर दें या नो कॉन्फिडेंस आप दायर कर दें, लेकिन ये शायद ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो इतने सूदमंद ना हो। तो अब अगर ये असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं तो लेट इट कम, इलेक्शन होगा पंजाब में, केपीके में, हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह वी विल विन इट। कोई ऐसी बात नहीं है। जी सेनेटर साहब, सर आप ऑब्वियसली यहाँ 2 इश्यूज हैं। एक ये है कि कहीं अब कोई ऐसा खदशा आपको तो नहीं है कि परवेज इलाही साहब से जब गुफ्तगू होगी इमरान खान साहब की जो हो रही है तो वो कोई ऐसा नुक्ता सामने रखें जिसकी वजह से ताख़ीर हो जाए? और दूसरा सर,
आई मीन बहुत से और मसाइल भी हैं इलेक्शन करवाने में। आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एतराज़ है, आप बिल्कुल उन पर भरोसा नहीं करते। इलेक्शन अगर आज कॉल होगा वो उनके नीचे होगा, केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी है, आपके ताल्लुकात जो है अपोजिशन से जो है नॉन एग्जिस्टेंट है। ये सारे इश्यूज सर डिस्कस हो गए हैं, आपने इन मसलों के हल ढूंढ लिए? देखें, जो एक आइडियल सिचुएशन है वो तो कहीं भी क्रिएट नहीं हो सकती। ख्वाहिशात तो हमारी बहुत सारी है कि जी फेयर इलेक्शन करवाना है, आपको इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना पड़ेगा, आपको रिफॉर्म्स करने चाहिए, वो रिफॉर्म्स के लिए मशीनें भी ले आते हैं, सेंसस भी हो जाए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हम चाहते हों। लेकिन जो प्रेजेंट हालात हैं उसमें ऐसी कोई चीज़ अब मुमकिन नज़र नहीं आती। और जिस किस्म की इनकी इंटेंशंस हैं, आप पिछले 3 सीक्वेंस देख लें 3 महीने से जो पंजाब असेंबली का है कि असेंबली तोड़ते क्यों नहीं, जब तोड़ने के लिए आए तो रोकने के लिए आ गए, जब रोकना शुरू कर दिया तो फिर गवर्नर, फिर हाई कोर्ट। अच्छा, मज़े की बात है कि कल जब हम असेंबली में गए हैं 2 बजे 3 बजे सेशन शुरू हुआ तो हर सवाल पे सारे मेंबरान पंजाब असेंबली जो नून लीग से थे वो कहते जी 186 ले आओ, 186 ले आओ, एतमाद लेते क्यों नहीं। और रात को 7 साढ़े 7 पे आवाज़ें धीमी होती 8 बजे के बाद बिल्कुल खामोश हो गई। और जैसे ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहा कि आईजी एतमाद का वोट लेते हैं, क्योंकि ओनर्स तो हम पे था, नंबर तो हमने पूरे करने थे, जैसे ही हमने कहा अचानक उठ के सारे दौड़ गए। सो द पॉइंट रिमेन्स, आइडियल सिचुएशन कहीं भी नहीं है। बट आप ये देखें कि अब पंजाब असेंबली को रोकना किसी के बस की बात नहीं। परवेज़ इलाही साहब के साथ हमारे मामला तय हो चुके हैं। जो फ्यूचर अलायंस के इशूज़ हैं वो अभी खान साहब के साथ उनकी मीटिंग हो रही है, वो आधे पौने घंटे में 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी और उसकी चीज़ें सामने आ जाएंगी और इंशाल्लाह एडवाइस चली जाएगी। सो 272 सीटें पंजाब असेंबली की, वो इलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद केपी के 1 दिन के बाद है पड़ा, उसमें तकरीबन 110 के करीब सीटें। मैं 1 सेकंड आपको थोड़ी नंबर्स दे दूं सिर्फ आरफाबी, ये तकरीबन हो जाएंगी कुछ 400 के करीब सीटें। और तीसरे फेज में फिर जो हमारे मेंबरान कौमी असेंबली है जो कि 134 के करीब है, उनके इस्तीफे हम जाके एक्सेप्ट करा देंगे। सो पाकिस्तान में तकरीबन 1000 सीटों में से 500-550 सीटों पे इलेक्शन आ जाएगा। सर ठहर जाओ जी, अभी तक तो आप लोग वो कौमी असेंबली के इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं करवा सके। अब मैं आपको सीक्वेंस बता दीजिए, आप ये लिख लीजिए। आप एक दोबारा मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपको सीक्वेंस दीजिए। आज रात को या कल सुबह पंजाब असेंबली टूट जाएगी, 270 सीटें ये वेकेट। परसों केपी असेंबली 110 सीटें और वेकेट। और अगले हफ्ते में किसी भी जब ये दोनों असेंबलियों के नोटिफिकेशन हो जाएंगे टूटने के, मेंबरान कौमी असेंबली फिर इस्लामाबाद जाएंगे और हमारी कौमी असेंबली भी तहलील, वहाँ भी जो सीटें हैं वो भी वेकेट हो जाएंगी। सो 550 सीटें पाकिस्तान में 1000 में से वेकेट होगी। अब चॉइसेस अल्टीमेटली इनके पास आनी ज़रूर है कि वेदर दे थिंक इट्स अ गुड सिचुएशन, कि हम तो चाहते हैं कि ऐसा ही हो जाए कि हम पंजाब का इलेक्शन लड़ाता लड़े, केपी का एक दफा लड़के हम ये 2 सीटें 2 असेंबली जीत के आ जाएं। और अगर ये समझते हैं कि 130 सीटें पे बाय इलेक्शन भी हो जाए, हमें उसमें भी कोई इशू नहीं। अगर ये समझते हैं कि जनरल इलेक्शन, विच आई पर्सनली फील अगर मैं इनकी जगहों पे तो ऐसी हरकत अब नहीं करूंगा। एक ही रिस्क लिया जा सकता है इस टाइम के जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बन चुके हैं। ये सिर्फ अगर पंजाब और केपी का इलेक्शन ही लड़ लें तो बड़ी बात है। हमें आइडियली सूट करता है ये दोनों इलेक्शन पहले हो जाए, हम ये दोनों जीत जाए और जिस टाइम पे जनरल इलेक्शन फेडरल का होगा उस वक्त देखेंगे, ताकि हमारा फोकस बलूचिस्तान और सिंध पे उस वक्त ज्यादा जा सके। वरना टाइम्स इट्स वेरी बिग, क्योंकि एक फेडरेशन की एक ही जमात बच चुकी है, तो एक लीडर के लिए इतनी मूवमेंट करना शायद अल्टीमेटली तो स्टैगर करने से हमें फोकस करने में आसानी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर्स पूरे हैं। कल रात को जिस किस्म का जिगजॉ के पजल्स हमने पूरे किए हैं, उसके बाद तो मेरे ख्याल में दे शुड बी वेरी, इनको परेशान होना चाहिए कि इनके साथ आगे क्या होने लगा। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। गुफ्तगू कर रहे हैं राना अफजल एहसान साहब से और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो इस वक्त पंजाब में सूरत हाल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फैसले हो रहे हैं असेंबलीज़ को डिज़ोल्व करने के। राना साहब, अगर सिर्फ हम पंजाब की बात करें सर, तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ तीसरा मौका था कि हुकूमत आपके हाथ से गई है। आई मीन पहले पंजाब आप लोगों ने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो हुकूमत बना गए 2018 के इलेक्शंस के बाद। फिर जुलाई के बाई इलेक्शंस के बाद आपके हाथ से हुकूमत निकली। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप लोगों ने किया, वो फिर अपने नंबर्स इस्टेब्लिश कर गए। तो सर आई मीन इट डजंट, जिसको हम कह सके ना कि कोई सितारे लग नहीं रहा, अलाइंड हैं बहुत अच्छे कि अगले इलेक्शन में अगर सिर्फ पंजाब में हो गया तो आप लोग परफॉर्म कर पाएंगे।
देखिए नहीं, जो ये तीनों मौके थे, पहला मौका तो था कि जब आर्टिकल 63A की तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से की जिसको चैलेंज किया हुआ है, जिसकी अब तक सुनवाई नहीं हुई, तो वो एक कोर्ट का प्रोसीजर था जिसने इनको वापस हुकूमत दिलवाई। दूसरा बिल्कुल जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए उसके अंदर एक हमें वो हमने तो इन्हीं की 5 सीटें गेन की, जो 20 थी वो इन्हीं के लोग जीते हुए लोग थे, जिनमें से 5 हमने गेन बैक किए। लेकिन वो एक ऐसा दौर था जब बिल्कुल महंगाई जो है वो हमने बिजली की कीमतें महंगी की थी और फिर आपकी पेट्रोल प्राइसेस, और उसके असर जरूर वो हमें वो पड़ा, लेकिन जो हमने फैसले किए वो मुल्क के मफाद के लिए किए। अगर ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, तो वो हमने जरूर भुगता। और ये जो था, देखें, हमारा अगर ये असेंबलियां डिसॉल्व ना करते, अनाउंस ना करते, तो हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम मूव करते कि हम पंजाब की हुकूमत लेने की कोशिश करें। ये एज स्टेटस को ही चलता। तो हमारा मौकफ इस पे भी क्लियर था कि हम समझते हैं कि असेंबलीज नहीं डिसॉल्व होनी चाहिए और इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए। देखें, बहुत कुछ हुआ है। फॉरेन फंडिंग के अंदर इमरान खान साहब रंगे हाथों पकड़े गए हैं, तोशा खाना में रंगे हाथों पकड़े गए हैं, अभी नैब इंक्वायरी कर रहा है इनके मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। तो ये देखें, मैं नहीं समझता कि इनकी मकबूलियत इतनी है कि ये पंजाब वापस ले लेंगे। हम एक एक इकदाम जो हुकूमत ने लिया है मुल्क के मफाद के लिए लिया है, IMF का मुआहदा बहाल किया है। ये उम्मीद, क्या हम समझें कि आप लोग भी उम्मीद करें कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उसी तरह इमरान खान साहब के साथ होगा तो फिर आप जीत जाएंगे इलेक्शन? नहीं, देखिए, हम अपना मौकफ अवाम के पास लेके जाएंगे और हमें यकीन है कि अवाम उसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि जो माशी खाई में आज हम हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। ये 4 साल जो इमरान खान की जो हुकूमत थी जिसने एक तबाही का तूफान लेके आए, वो हम साफ कर रहे हैं। तो ये फैसले जो हैं, ये आज अगर हम कोई मुश्किल फैसले कर रहे हैं जिससे अवाम पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो हम समझते हैं कि कोई अगर नाअहल इमरान खान ने होना है तो वो हमने नहीं करना, वो उन्होंने अपने अमाल पे नाअहल होना है। सेनेटर साहब, वेरी क्विकली ये बताएं सर कि आप लोगों को ये डर है कि इमरान खान साहब जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, इसलिए भी आप लोग बहुत अग्रेसिवली खेल रहे हैं आजकल? नहीं, वैसे ना ये जो एक बात पॉइंट ऑफ व्यू बनाया जाना कि खान साहब की नैली, जो खान साहब के खिलाफ केसेस बनाए गए उसका ना सर है ना पैर, और पूरी गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस हैं ना उनके बारे में यही कहती थी, बट फैसले फिर भी आ गए। नहीं बीबी, अगर तोशा खाना का केस ये कि पूरे 3.5 साल की हुकूमत में खान साहब की एक घड़ी ही मिली है जो कि लीगली तोहफे में पैसे जमा करा के उन्हें ली है, तो फिर हम सुलह ही कर लेते हैं। आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, दिस इज जस्ट अ जोक। एंड वेरी फ्रैंकली, ये जो बार बार सोच रहे हैं कि ये अवाम में जाएंगे, अवाम में 16 जुलाई को ये गए नहीं थे जब 20 सीटों पर इलेक्शन था। अवाम के सामने 16 अक्टूबर को नहीं गए जब अपना इमरान खान साहब 8 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे थे। खान साहब की मकबूलियत का शायद इनको अंदाजा नहीं, और कल रात को जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है ये भी अवाम की मकबूलियत है। देखें, वेरी फ्रैंकली, जिस किस्म का प्रेशर उन लोगों पे था वो भी अवाम को देख के सारा एक्सपेक्ट कर रही थी, सारी चीजें अवाम की प्रेजेंटेशन शो कर रही थी। कोई तफसील भी तो शेयर करें ना, हेडलाइंस ना सिर्फ। सर, ये आप बार बार कहते हैं प्रेशर था, फोन कॉल्स आ रही थी, कोई तफसील भी तो बताए ना सर, फोन कॉल्स में क्या कहा जा रहा था और किस किस्म का कहना क्या था? यही कहना होता था कि जी इमरान खान साहब, कल रात को आपने तकरीर सुनी नहीं है कि इमरान खान साहब रेड लाइन है, और खान साहब ने कह दिया कि मेरी रेड लाइन तुम लोगों ने डिसाइड नहीं, मेरी रेड लाइन मेरे रब ने फैसला करना है कि वो किस जगह पे है। मैं जब निकलूंगा मैं सबकी रेड लाइनें खत्म करूंगा। ये पाकिस्तान की तकदीर का फैसला चंद लोगों ने नहीं करना। राना साहब, ये बात सही है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब बहुत नाराज है विद व्हाट हैपेंड इन पंजाब लास्ट नाइट? देखिए, नाराज होना अलग बात है, और ऐसा देखें, हमें ये वी वर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, ऑब्वियसली इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। जो जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, तो इंट्रोस्पेक्शन तो एक पॉजिटिव चीज होती है कि अगर हमें ये लॉस हुआ है तो हमने इसको कवर करना है आगे आने वाले दिनों में। तो डेफिनेटली जो हमारी लीडरशिप है वो इंट्रोस्पेक्ट भी करेगी और हम इससे सीखेंगे भी, और आगे वी विल कम आउट स्ट्रॉन्गर। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये सियासत में विन एंड लूज, जो जीतते भी हैं हारते भी हैं, थिंग्स मूव ऑन। हम वी आर ऑन द राइट साइड, हमने सही फैसले किए हैं। हमारा बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने मार्क निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।